आपने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि आपके ऊपर एक कुर्सी या फिर एक तकिए की ग्रेविटी फोर्स जुपिटर, मार्स या मून से ज्यादा लगती है और इसीलिए तकिए और कुर्सी का आपके जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी, जो कि प्लैनेट्स, सन और मून पे आधारित है, वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि प्लैनेट्स की ग्रेविटी का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। उससे ज्यादा फर्क तो आपकी कुर्सी का, आपके तकिए का पड़ता है। तो आपके जीवन को कुर्सी और तकिया ज्यादा निर्धारित करते हैं, प्लैनेट्स और मून और सन नहीं। और यह कथन आईआईटी से पढ़े लिखे लोगों से आ रहा है, जो कि इंडिया के 1% ऑफ द 1% में आते हैं। इसमें कोई नई बात भी नहीं है। हम इंसानों के इतिहास में हमेशा से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि एक जनरेशन अपने से पीछे वाली सारी जनरेशन्स को बेवकूफ समझती है और खुद को आगे आने वाली सारी जनरेशन से ज्यादा बुद्धिमान समझती है। पिछले से ज्यादा स्मार्ट और अगले से ज्यादा वाइजर। इसे बोला जाता है बायस ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान का पक्षपात। और लगभग हमेशा से ही यह गलत रहा है। इंटरनेट पे खासतौर से एक ट्रेंड छिड़ गया है कि पुरानी सारी चीजों को अंधविश्वास बोल दो, गलत बोल दो। हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमारे पूर्वज बेवकूफ थे, अंधविश्वासी थे। मतलब 400 साल की साइंस 12,000 साल पुरानी एस्ट्रोलॉजी को एक झटके में गलत, अंधविश्वासी बता देती है, सिर्फ एक इनवर्स स्क्वायर लॉ के बेसिस पे। आप इग्नोरेंस का लेवल देखो। और एस्ट्रोलॉजी कोई सिर्फ इंडिया में नहीं थी। आज से 12,000 साल पहले गोबेकली टेपी, 6,000 साल पहले सुमेरियंस, उसके बाद इजिप्शियंस, हर किसी ने एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और आज एक इनवर्स स्क्वायर लॉ के बेसिस पे, जिसे कि आधे से ज्यादा लोग समझते भी नहीं है, 12,000 साल को ट्रैश कर दिया जाता है। बायस ऑफ प्रेजेंट। द मोर यू नो व्हाट यू डोंट नो। तुम जितना जानोगे उतना ही तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम क्या नहीं जानते हो। इसीलिए बेवकूफ लोग कॉन्फिडेंस में रहते हैं और स्मार्ट लोग डाउटफुल होते हैं। सोसाइटी की यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा मैं नहीं, आइंस्टाइन ने बोला था। तो सबसे पहले धरती को और धरती की लाइफ को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब सारे प्लैनेट्स, सन और मून बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट धरती पे जो भी हो रहा है इन सब की वजह से ही हो रहा है। अगर ये ना होते तो धरती पे सब कुछ स्थिर रहता, कुछ भी नहीं बदलता। ये बेसिक प्लैनेटरी साइंस है। सन बेसिक डे नाइट साइकिल्स, सीजन्स, फोटोसिंथेसिस, क्लाइमेट, सर्केडियन रिदम, फूड चेन्स, वेदर, विटामिन डी सिंथेसिस एंड ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल एनर्जी ऑन अर्थ को गवर्न करता है। मून टाइड्स क्रिएट करता है, नाइट लाइट से इमोशंस, वे ऑफ लाइफ और धरती का टिल्ट कंट्रोल करता है, धरती को एक स्टेबिलिटी देता है। अगर मून ना होता तो धरती स्टेबल नहीं होती, लाइफ तो छोड़ ही दो। उसके बाद जुपिटर धरती को बाहर के एस्टेरॉयड से बचाता है, जिससे जीवन लाखों सालों तक संतुलन में बना रहता है। नहीं तो डायनासोर वाले इंपैक्ट रोज होते। बट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सारे प्लैनेट्स धरती की साइकिल्स को गवर्न करते हैं, जिन्हें बोला जाता है मिलानकोविच साइकिल्स, जिनकी वजह से धरती का टेम्परेचर 10 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है। धरती पे क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, कहां पे रेगिस्तान बनना है, कहां पे समुंदर बनना है, ये साइकिल सारे इफेक्ट डिसाइड करती हैं। ये इफेक्ट हजारों लाखों साल के स्केल में होते हैं, इसीलिए इंसानों को इनकी समझ काफी कम होती है। लेकिन जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी बनाई उन लोगों को इन साइकिल्स की समझ बहुत ज्यादा थी। शायद इसीलिए प्लैनेटरी फोर्सेस को जीवन के पटल पर लाने की कोशिश उन लोगों ने बहुत ज्यादा की थी। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इन प्लैनेट्स का हमारी इंडिविजुअल डेस्टिनी पे कोई फर्क पड़ता है? क्या प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं कौन दुखी रहेगा, किसका डिवोर्स होगा और कौन मस्त रहेगा? तो सबसे पहले साइंस और एस्ट्रोलॉजी, ये कंपैरिजन ही गलत है। ये आलू को ऑरेंज से कंपेयर करने जैसा है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि एंशिएंट, पुराने टाइम में लोगों को लगता था कि प्लैनेट्स एटसेट्रा बहुत पावरफुल हैं, भगवान, गॉड्स हैं। लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। एस्ट्रोलॉजी का जन्म मेसोपोटामिया से भी पहले हुआ है, 7,000 साल से भी पहले। वो लोग सबसे बड़े स्काई ऑब्जर्वर्स थे,
आसमान को बहुत गौर से देखते थे, डिटेल में बारीकी से देखते थे। आई अंडरस्टैंड कि दिल्ली के पॉल्यूशन में 100 स्क्वायर मीटर के घर में रहने वाले लोगों के लिए ये चीज इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि रात को भी आसमान को बारीकी से देखा जा सकता है। तो एंशिएंट लोगों ने नोटिस किया कि सूरज दिन रात, सीजन्स और फसलों को कंट्रोल करता है। मून महीने, टाइड्स और नाइट लाइफ को कंट्रोल करता है। ग्रहण बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और डरावने होते हैं। प्लैनेट्स स्टार की अपेक्षा अलग तरह से मूव होते हैं, थोड़ा तेज मूव होते हैं। वीनस साइकिल्स में दिखाई देता है और गायब हो जाता है। मार्स रेड ब्लड और आग की तरह साइकिल्स में दिखता है। जुपिटर चमकीला और भव्य होता है, जबकि सैटर्न धीमा और दूर है। इसके बाद वो धरती के इवेंट्स को रिकॉर्ड करते थे कि वॉर कब हुई, राजा कब मरा, सूखा कब पड़ी, बाढ़ कब आई, एटसेट्रा। तो नाइट आफ्टर नाइट, ईयर्स आफ्टर ईयर्स और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्होंने स्काई और धरती दोनों की लाइफ को रिकॉर्ड किया। और यहां से एक सिंबॉलिक सिस्टम का जन्म होता है कि आसमान और धरती दोनों ऑर्डर्ड हैं, सुंदर हैं और दोनों ही साइकिल्स में चलते हैं। तो हो सकता है दोनों में कोई कोरिलेशन यानी कि पारस्परिक संबंध हो। और यही एस्ट्रोलॉजी की साइकोलॉजिकल और रिलीजियस फाउंडेशन है कि आसमान का ऑर्डर धरती के ऑर्डर को गवर्न करता है, क्योंकि दोनों एक क्लोज सिस्टम, ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। दिस इज द कोर फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन और इजिप्शियन एस्ट्रोलॉजी इस ऑर्डर से ड्राइव करती थी कि अगर ग्रहण किसी पर्टिकुलर महीने में पड़ रहा है, मतलब किंग पे डेंजर आ सकता है। वीनस किसी रीजन में अपीयर हो रहा है, यानी कि वॉर, सूखा और पॉलिटिकल चेंज हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि एस्ट्रोलॉजी का बेसिस क्या है। सबसे पहला बेसिस है एस्ट्रोनॉमी। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, आज की अंतरिक्ष विज्ञान का जन्म पुरानी एस्ट्रोलॉजी से ही हुआ है, जिसने टफ ऑब्जर्वेशंस करके कैलेंडर बनाए, आसमान तारों की पोजीशंस को समझा, ज़ोडिएक सिंबल बनाए, महीने बनाए और साल को 360 हिस्सों में डिवाइड किया। एंशिएंट सोसाइटीज को फार्मिंग, रिचुअल्स, मानसून, टैक्सेशन, नेविगेशन, फेस्टिवल्स और किंगशिप के लिए एक सिस्टम चाहिए था, और स्काई साइकिल्स वर द बेस्ट नेचुरल क्लॉक। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी हिस्टोरिकली इतना मिक्सअप रहे हैं। केवल 400 साल पहले ही इनके बीच में डिवीजन बनना शुरू हुआ है, पहले तो ये दोनों एक ही थे। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी का सिंबॉलिक बेसिस आता है कि मार्स होता है एग्रेशन, वॉर, हीट का सिंबल। वीनस होता है ब्यूटी, लव, प्लेजर का सिंबल। सैटर्न होता है डिले, एज, सफरिंग, डिसिप्लिन का सिंबल। जुपिटर होता है एक्सपेंशन, किंगशिप, विजडम, फॉर्च्यून का सिंबल। मरकरी होता है स्पीड, ट्रेड, कैलकुलेशन का सिंबल। मून होता है माइंड, इमोशंस, मदर, फ्लूइडिटी का सिंबल। और सन होता है किंग, सोल, ऑथोरिटी और वाइटलिटी का सिंबल। ये सिर्फ सिंबॉलिक मीनिंग है, कोई मेजर फिजिकल फोर्स नहीं है, और सिर्फ इससे आप एस्ट्रोलॉजी को जज नहीं कर सकते। यूनिवर्स रैंडम नहीं है। स्काई और ह्यूमन लाइफ एक दूसरे से सिंक में रहे हैं। प्रकृति साइन देती है और ट्रेंड इंटरप्रेटर उनको पढ़ता है, उनको इंटरप्रेट करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप हार्ड फैक्चुअल क्लेम्स को फोर्स करते हो कि मार्स यहां पे है इसीलिए डिवोर्स होगा, वीनस यहां पे है इसीलिए जल्दी मर जाएगा। एस्ट्रोलॉजी का हिस्टोरिकली ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहा है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी एक कलेक्टिव ह्यूमन लाइफ को मीनिंग देती थी, एक एवरेज बिहेवियर को बताती थी कि सर्टेन सीजन में पैदा होने वाले लोगों के ऐसे कैरेक्टर होते हैं। एग्रीकल्चर साइकिल से सोसाइटी अफेक्ट होती है, ल्यूनार साइकिल से स्लीप, टाइड्स, एनिमल और फर्टिलिटी अफेक्ट होते हैं। इंसानों को पैटर्न रीडिंग से बहुत प्यार है और एस्ट्रोलॉजी उसी का रिजल्ट है, स्टैटिस्टिकल इफेक्ट। ग्वाकुलिन प्लैनेटरी इफेक्ट्स एक सीरियस स्टैटिस्टिकल एविडेंस जिसने कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत पॉपुलर किया। दो फ्रेंच रिसर्चर्स माइकल और ग्वाकुलिन ने 1955 में हजारों एमिनेंट पर्सनालिटीज जैसे कि एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस के बर्थ चार्ट को स्टडी किया और उनके बर्थ के टाइम की प्लैनेटरी पोजीशन
और उनकी प्रोफेशनल एमिनेंस के बीच का रिलेशन रिपोर्ट किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मार्स इफेक्ट, मंगल ग्रह का प्रभाव, कि प्रख्यात स्पोर्ट्स चैंपियंस तब ज्यादा पैदा होते हैं जब मंगल ग्रह चढ़ता है, आसमान में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। उन्होंने रिपोर्ट किया कि बृहस्पति और एक्टर पॉलिटिशियंस के बीच में कोरिलेशन है, सेटन और साइंटिस्ट के बीच में कोरिलेशन है, मार्स और एथलीट्स मिलिट्री लीडर्स के बीच में कोरिलेशन है, मून और राइटर्स के बीच में कोरिलेशन है। इनफैक्ट गॉकलिन ने कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी को रिजेक्ट करने के लिए ही इतना डेटा तैयार किया था, लेकिन रिजल्ट्स को देखने के बाद उनके एस्ट्रोलॉजी के प्रति विचार बदल गए। उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी एक स्टैटिस्टिकल एवरेज बिहेवियर बताती है, जिसका धरती के जीवन से जरूर कुछ न कुछ लेना देना है। His claim was narrower. Certain planetary positions appeared statistically associated with highly eminent professionals. तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि हम सिर्फ ग्रेविटी को समझते हैं, इसीलिए हर एक ज्ञान को ग्रेविटी के तराजू पे तौलने की कोशिश करते हैं। क्या पता ऐसा कोई दूसरा इफेक्ट हो जिसकी वजह से कोरिलेशन स्थापित हो रहा हो, जिसके बारे में हम अभी जानते ही नहीं है, या फिर जान ही ना पाए, उसके सिर्फ इफेक्ट दिखें, कॉज नहीं। यानी कि एस्ट्रोलॉजी शायद एक प्रोबेबिलिटी की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंस पूछे कि इस नक्षत्र के क्या गुण हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का आंसर होगा कि मार्स इंडिकेट करता है एग्रेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, फिजिकल एनर्जी, करेज, कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिशन। तो हो सकता है एक इंसान एथलीट बने, दूसरा सोल्जर बने, तीसरा बस मुंह से लड़ने वाला ही बने। यानी कि एस्ट्रोलॉजी एक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम की तरह काम करती है, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम की तरह नहीं। आप सिर्फ संभावना कैलकुलेट कर सकते हो, आउटकम नहीं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को गाली देना एक तरह से विज्ञान की मां को गाली देना है, क्योंकि विज्ञान का जन्म ही वहीं से हो रहा है। हमें सिविलाइजेशंस को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। हमारे पूर्वजों ने 2, 4, 6, 8, 10 हजार साल पहले जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। उनके सिस्टम की वजह से ही आज हम मार्स पे रॉकेट भेज पा रहे हैं। वो बेवकूफ नहीं थे, विजनरी थे। उनके पास फोकस था, परसिवियरेंस था और सबसे इंपॉर्टेंट विजडम थी, जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट नॉनसेंस, यू जस्ट हैव टू पुट योर इग्नोरेंस इन चेक व्हाइल इवैल्यूएटिंग द इवोल्यूशन।